Hello everyone, welcome to the Bureaucrats Factory. My name is Varun Pradhan and this lecture is dedicated to Central Vigilance Commission Act 2003. This is the part 2 of lecture. In part 1 we've covered section 1 to 7. तो यदि आपने अब तक part 1 नहीं देखा है पहले आप उसे ज़रूर देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं CVC एक्ट 2003 का पार्ट 2 जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 8 ऑनवर्ड्स। तो ये है चैप्टर 3 जो बात करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CVC की। सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ CVC के, जिसमें पहला फंक्शन कहता है The CVC shall exercise superintendence over the functioning of Delhi Special Police Establishment, यानी कि CBI जिसे हम कहते हैं उस पर अधीक्षण करने का काम CVC करेगा। किन केसेस में? When it is related to Prevention of Corruption Act 1988 or any other offence related to public servant which is specified in CRPC। ठीक है, तो इन दो तरह के मामलों में ये CBI पर एक सुपरिटेंडेंस रखेगा CVC। ठीक है, अगला क्लॉज कहता है CVC shall give directions to Delhi Special Police Establishment for purpose of discharging the responsibility entrusted to it under subsection 1 of section 4 of दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। जो पावर्स जो फंक्शंस CBI को दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को दिए गए हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में, उनसे रिलेटेड निर्देश डायरेक्शन भी CVC देगा। लेकिन एक प्रोविजो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसा कोई डायरेक्शन CVC नहीं दे सकता है कि एक स्पेसिफिक केस को एक पर्टिकुलर मैनर में इन्वेस्टिगेट या डिस्पोज किया जाए, यानी कि एक्सेसिव डायरेक्शन या सुपरिटेंडेंस नहीं होगा CVC का। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और क्लॉज C देखते हैं। इंक्वायर और cause an inquiry or investigation to be made on reference made by central government wherein it is alleged that a public servant being employee of central government or a corporation established under any central act, government company, society or any local authority owned and controlled by that government has committed an offence under Prevention of Corruption Act 1988 or any offence committed by public servant under code of criminal procedure। ठीक है, तो कोई भी इंक्वायरी करा सकता है या इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है CVC यदि कोई एक रेफरेंस किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। किन केसेस में? ऐसे केसेस में जिसमें कोई एक पब्लिक सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या किसी ऐसे कॉरपोरेशन का या सोसाइटी का या और दूसरी अथॉरिटी का एम्प्लॉय हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो और वो ऑफेंस रिलेटेड हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, तो ये डायरेक्ट भी कर सकता है कि सेम ट्रायल में दोनों चार्जेस एक साथ फ्रेम किए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफिशियल belonging to such category of officials specified in subsection 2 wherein it is alleged that he has committed an offence under Prevention of Corruption Act and an offence with which public servant is specified in subsection 2 may under the code of criminal procedure be charged at same trial। ऑलमोस्ट पिछले जैसी बात ही फिर से कर रहा है। यहाँ पर याद रखने वाली बात होगी, एक पब्लिक सर्वेंट और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कोई ऑफेंस जब उस पब्लिक सर्वेंट ने किया हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन
conducted by Delhi Special Police Establishment Act into offences alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act 1988, or the public servant may under Code of Criminal Procedure be charged at the same trial. यदि ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन जो CBI कर रही है उसकी प्रोग्रेस को भी रिव्यू कर सकती है CVC, ये भी उनके पावर्स एंड फंक्शंस में आएगा। और यदि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास यदि एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन? सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्या होता है सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन? एक प्रायर परमिशन जैसी लेनी होती है प्रोसिक्यूशन के पहले, एक केस इनिशिएट करने के पहले जो सैंक्शन लेना होता है, यदि उसकी कोई एप्लीकेशन किसी के पास पेंडिंग है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसकी प्रोग्रेस को भी CVC रिव्यू करेगा। एंड फाइनली इट विल टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा ऑन मैटर्स एज रेफर्ड टू इट बाय गवर्नमेंट। कुल मिलाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड एडवाइजेस दे सकती है CVC। ये इनके फंक्शंस हैं अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। आगे बढ़ते हैं और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 का H क्लॉज देखते हैं। एक्साइज सुप्रिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज एट सेंट्रल लेवल, corporations established by or under central act, government companies, societies, local authorities etc. ठीक है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी पूरा सुप्रिटेंडेंस किसका होगा? CVC का होगा। एक प्रोविजन इसमें दिया हुआ है, कमीशन को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी जाएगी कमीशन को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी जाएगी जो ऐसे मैनर में हो जो कि इनकंसिस्टेंट है डायरेक्शन रिलेटिंग टू विजिलेंस मैटर इशूड बाय गवर्नमेंट। जिस तरह के निर्देश जैसे डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दिए हैं विजिलेंस से, निगरानी से रिलेटेड, उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये बात कह रहा है H का प्रोविजियो। ऑल राइट, अब हम सबसेक्शन 2 देखते हैं। द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन 1 आर एज फॉलोज। जो पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहा था वो कौन लोग होंगे, ये सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड ग्रुप A ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको हम सेंट्रल सर्विसेज भी कहते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे। और उसके अलावा इंक्लूडेड होंगे सभी ऑफिसर्स जो कॉरपोरेशंस में पोस्टेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए, गवर्नमेंट कंपनीज में, सोसाइटीज़ में या लोकल अथॉरिटीज़ में पोस्ट बेयरर हैं। ठीक है, इसका एक प्रोविजन कहता है till such time a notification is issued under this clause all the officers of the said corporation। यहाँ पर मार्क करने वाली बात है all the officer। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई नहीं करेगी कि कौन कौन से ऑफिसर इसके परव्यू में आएंगे, तब तक सारे ऑफिसर को डीम किया जाएगा कि दे आर रेफर्ड इन क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम 9th सेक्शन देखते हैं, प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन। ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन, कार्यवाही किस तरह से होगी आयोग की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैसे प्रोसीड करेगा। सो 9 का सबसेक्शन 1 कहता है द प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन शैल बी कंडक्टेड एट इट्स हेडक्वार्टर। आप जानते हो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। The Commission may by unanimous decision regulate the procedure for transaction of its business as also allocation of business among Central Vigilance Commissioners and other commissioners। ये unanimously decide करना होगा कमीशन के लिए, ठीक है, without any dissenting opinion। ठीक है, सबसेक्शन 3 कहता है
save as provided in subsection 2, all business of commission shall be so far as far as possible be transacted unanimously. जहाँ तक कि प्रैक्टिकल होगा वहाँ तक यूनानिमसली ही कमीशन को काम करना चाहिए, एक्सेप्ट सबसेक्शन 2, ठीक है। और क्लॉज 4 कहता है या सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि यूनानिमस डिसीजन नहीं आ पा रहा है, एक कंसेंसस सीवीसी में नहीं बन पा रही है, तब वो डिसाइड होगा मेजॉरिटी से। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा, ये सबसेक्शन 2 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को लेकर जो भी डिसीजन होंगे वो तो यूनानिमस ही होने चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5 की तरफ। द सीवीसी और फॉर एनी रीजन इफ ही इज अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग द कमीशन, द सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट एट द मीटिंग सेल प्रिसाइड एट द मीटिंग, ठीक है। तो या तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रिसाइड करेगा और यदि वे एब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट मेंबर प्रिसाइड करेगा। और क्लॉज सबसेक्शन 6 कहता है कमीशन की मीटिंग सिर्फ इस ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं मानी जाएगी कि कोई वैकेंसी थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन में कोई डिफेक्ट था या अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था एक्सेट्रा, ठीक है। और सी कहता है एनी इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कमीशन नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, ऐसी कोई इरेगुलरिटी जो केस की मेरिट्स को नहीं अफेक्ट करती है, इनवैलिडेट नहीं हो जाएगी कमीशन की कोई भी मीटिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। 10 का सब सेक्शन 1 कहता है इन इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ any vacancy in the office of Central Vigilance Commission by reason of his death, resignation or otherwise, the President may by notification authorize one of the Vigilance Commissioner to act as Central Vigilance Commissioner until the appointment of new Central Vigilance Commissioner, यानी कि एक कार्यवाहक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से, ठीक है। क्लॉज सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यदि किसी कारण से अपने फंक्शन डिस्चार्ज करने में अनेबल हैं, एब्सेंस या लीव या फिर और अन्य कारण से, तो भी किसी एक कमिश्नर विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑथोराइज कर सकते हैं कि वे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज करें। कब तक के लिए, जब तक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिज्यूम नहीं कर लेते अपनी ड्यूटीज़ के लिए, ये सबसेक्शन 2 कहता है। 11 सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 11। द कमीशन शैल while conducting any inquiry referred to in clause B and C of subsection 1 of section 8 shall have all the powers of a civil court। एक सिविल कोर्ट के जो भी पावर्स होते हैं वो सीवीसी होल्ड करेगा, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट के पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है सीवीसी। फाइन, और क्या क्या पावर होंगे, समन करना या फिर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है। समन भेजना या फिर उनकी अटेंडेंस इंश्योर करना और उन्हें एग्जामिन करना ओथ पर। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट को रिक्वायर करना, एविडेंसेस लेना ओथ पर या एफिडेविट पर, किसी पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी मंगाना किसी कोर्ट या अन्य ऑफिस से, और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा के लिए कमीशन इशू करना, ठीक है। और 5th एक रेसिडुअल क्लॉज है जो कहता है एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स ऑफ दिस एक्ट। ये सारे पावर्स होल्ड करेगा सीवीसी। और अगला सेक्शन है सेक्शन 12। द कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। कमीशन को, आयोग को एक सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट समझा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 12
and chapter 26 of CRPC, and every proceeding before commission shall be deemed to be a judicial proceeding. very very important point to remember. कहाँ दी हुई है भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कहाँ पर डिफाइंड है सीआरपीसी में, लेकिन मीनिंग जो है वो सेक्शन 193 और 228 में दिया हुआ है आईपीसी के. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ. सेक्शन 13 हमें देखना है. चैप्टर 4 बात करता है एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट के बारे में. ठीक है, सेक्शन 13 जो है चैप्टर 4 का सीवीसी एक्ट का, वो कहता है द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन इंक्लूडिंग एनी सैलरी अलाउंसेस पेंशंस एक्सेट्रा पेएबल टू or in respect to central vigilance commissioners, secretary and the staff of commission shall be charged upon consolidated fund of India. consolidated fund of India पर चार्ज किए जाएंगे सारे एक्सपेंसेस. ठीक है, तो ये एक तरह से विजिलेंस कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी प्रोवाइड करता है सेक्शन 3. ठीक है, और सेक्शन 14 पर हम आते हैं. सेक्शन 14 कहता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कमीशन to present annually to the president a report as to work done by commission within 6 months of the close of the year under report. यानी कि साल के अंत में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देगा कि क्या क्या काम उनने पूरे साल किया है, और ये काम विद इन 6 मंथ ऑफ द एंड ऑफ ईयर हो जाना चाहिए. ठीक है, और क्लॉज 2 कहता है, सॉरी सबसेक्शन 2 कहता है द रिपोर्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल कंटेन अ सेपरेट पार्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. ठीक है, हमने देखा था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दैट इज द सीबीआई, उस पर सुपरिटेंडेंस कौन रखता है? सीवीसी रखता है. किन मामलों में? ऐसे मामलों में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड होंगे, तो उनकी एक सेपरेट रिपोर्ट इसमें मेंशन करेंगे. ठीक है, ये कहता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14. और इसका सब सेक्शन 3 कहता है प्रेसिडेंट साहब को जब ये रिपोर्ट सीवीसी प्रस्तुत करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ही विल लेड इट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे, ले डाउन करेंगे, टेबल करेंगे प्रेसिडेंट साहब. ठीक है, ताकि सदन की संसद के दोनों सदन में उस पर चर्चा हो सके. ऑलराइट, ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट. पार्ट 3 या लास्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके दोस्त सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर एपीपी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून.